नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका की जंग का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। आज क्रूड ऑयल की कीमतें $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दाम एक हफ्ते में करीब करीब डबल हो गए हैं। लेकिन फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी, क्योंकि देश में ऑयल रिजर्व की स्थिति संतोषजनक है। लेकिन सवाल यह कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो हम कब तक इसके असर से बच पाएंगे। ये जंग अगर लंबी खिंची तो क्या होगा? जंग और तेज होगी, क्योंकि आज आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को औपचारिक तौर पर ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने का ऐलान किया गया। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने सुप्रीम लीडर चुने जाने पर मुस्तफा खामेनी को बधाई दी, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि मुस्तफा को भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर चुने जाने के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और यूएई पर जबरदस्त हमले किए। हालांकि ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर हमलों पर दुख जताया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि जो भी मुल्क अमेरिका की मदद करेंगे उनको ईरान का निशाना बनना पड़ेगा। ईरान ने आज तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इजराइल ने भी तेहरान में अटैक किए, ईरान की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। अब ईरान और अमेरिका की इस जंग की आग कहां कहां फैल गई है, इसका दुनिया भर में क्या असर दिखाई देने लगा है, और हमारे देश में जंग की आग में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कैसे हो रही है, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, अब कांग्रेस तो दूसरे विरोधी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं चाहते, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तेहरान की उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाता हूं जब मुस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाए जाने का ऐलान किया गया। बहुत ही सारी है। ये तस्वीरें सेंटर तेहरान की हैं। बनक स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोग मुस्तफा खामेनी को सपोर्ट करने के लिए जुटे हैं। लेकिन यह बात तो पिछले हफ्ते ही तय हो गई थी कि आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद मुस्तफा खामेनी ही ईरान के सुप्रीम लीडर होंगे। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान कल रात आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के 9 दिन बाद किया गया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ऐलान किया गया कि ईरान के 88 धार्मिक नेताओं वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा को मुल्क का नया लीडर चुना। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनी रहबर अजीज मा वली फकीह मा अल्लाह। मुस्तफा के नाम का ऐलान होते ही ईरान की राजधानी तेहरान समेत पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। तमाम शहरों में लोग सड़कों पर निकले, नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपना सपोर्ट जाहिर किया। 57 साल के मुस्तफा आयतुल्ला अली खामेनी के 6 बच्चों में से दूसरे नंबर के बेटे हैं। आमतौर पर लो प्रोफाइल रहने वाले मुस्तफा के बारे में पहले यह दावा किया गया था कि 28 फरवरी को इजराइल के अटैक में अली खामेनी के साथ वो भी मारे गए। हालांकि 3 मार्च को ईरान की सरकार ने क्लियर किया कि मुस्तफा जिंदा हैं। 28 फरवरी के अटैक में अली खामेनी के बेटे मुस्तफा के बड़े भाई और उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। अली खामेनी की मौत के बाद मुस्तफा खामेनी खुद सामने नहीं आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने अब तक न तो कोई तकरीर की है, न कोई इंटरव्यू दिया है, इसलिए ईरान के बाहर बहुत कम लोग उनको जानते हैं। हालांकि दावा तो किया जाता है कि पिछले कई साल से आयतुल्ला अली खामेनी की सत्ता की असल पावर मुस्तफा के कंट्रोल में थी। 80 के दशक के ईरान इराक युद्ध में मुस्तफा अपने मुल्क की तरफ से युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए गए थे। उन्होंने ईरान के बड़े धार्मिक केंद्र कुम शहर से मजहबी पढ़ाई की है। 2005 में जब महमूद अहमदीनेजाद ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए थे, तब मुस्तफा पर चुनाव में दखलंदाजी का आरोप लगा था। 2009 में भी मुस्तफा पर कट्टरपंथी नेता अहमदीनेजाद के समर्थन का आरोप लगा। उनके आदेश पर ईरान के 2 उदारवादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। मुस्तफा भी अपने पिता अली खामेनी की तरह
कट्टरपंथी हैं। मुस्तफा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में अपने देश की हिफाजत करना और इस्लामिक रिपब्लिक को सरेंडर से बचाना है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने क्लियर कर दिया कि मुस्तफा खामेनेई उसके टारगेट पर है। इजराइल के डिप्लोमेट माइकल ओरेन ने कहा कि ईरान का हर नेता इजराइल के लिए वैलिड टारगेट है। ईरान के कट्टरपंथी नेताओं का सफाया करना इजराइल का फर्ज है। But it seems to me that any leader who comes up and says, I'm going to continue the campaign to destroy this country, then Israel is duty-bound to try to eliminate him. If there's a different leader who comes out and says, listen, I'm going to change the way Iran interacts with its neighbors and the way it looks at the world, the way we see Iran's role in the region and globally, then Israel would have no problem with it. माइकल ओरेन अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं। माइकल ओरेन कह रहे थे कि ईरान में जो भी नया नेता होगा उसके खिलाफ इजराइल की मुहिम जारी रहेगी। यह हमारी ड्यूटी है कि हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करें, उनका खात्मा करें। आने वाले दिनों में कोई ईरानी नेता यह कहेगा कि हम दुनिया से नए तरीके से डील करेंगे तो शायद इजराइल को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना ईरान का हर नेता इजराइल के निशाने पर है। मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका को है, क्योंकि वो एक हार्ड लाइनर है। अमेरिका तो चाहता है कि ईरान में जो भी सरकार बने वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो, जिससे फ्रेंडली गवर्नमेंट का नाम दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की नजर ईरान के यूरेनियम पर है। पिछले दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हैवी बॉम्बिंग से तबाह किया है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को जमीन के नीचे गहराई में छुपा कर रखा है, जहां तक अमेरिका और इजराइल के बम नहीं पहुंच सकते। ईरान के पास 440 यूरेनियम होने का दावा किया गया है, जिसे एनरिच करके 11 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार किए जा सकते हैं। अब अमेरिका इस यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए वह अपनी पसंद के लीडर को कुर्सी पर बिठाना चाहता है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, यूरेनियम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम लगती है। ईरान में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार नहीं होगी। और मेरी जानकारी है कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए अपने ट्रूप्स उतारने पर भी विचार कर रहा है, हालांकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक भी तेज हो गए। अरब सागर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से आज दर्जनों फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान के करमनशाह शहर पर भयंकर बमबारी की। करमनशाह में ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजरायली फाइटर जेट्स ने भी ईरान की राजधानी तेहरान और धार्मिक शहर कुम पर बमबारी की। आज अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट पर ईरान के एक जहाज पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद अब अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के निशाने पर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज हैं। तेहरान और उसके बाहरी इलाके शहरान में ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो पर हमले किए गए। इसके कारण ईरान में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई। तेहरान और शहरान में अभी भी तेल के डिपो और रिफाइनरीज जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध की वजह से ईरान में अब तक करीब 1,500 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के गोल हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने यह मिलिट्री मिशन ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म करने के मकसद से शुरू किया था और अब वो दिन दूर नहीं जब ईरान की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. I think we are all seeing right now the threat that this clerical regime poses to the region and to the world. They are trying to hold the world hostage. They are attacking their neighbors. They are attacking neighboring countries, their energy infrastructure, their civilian population. They're attacking embassies. This is a terrorist
government. This is a terroristic regime. And we are seeing them conduct terrorism using nation-state elements, using weapons like missiles and one-way attack drones. And the objective of this mission is to destroy their ability to continue to do that. And we are well on our way to achieving that objective every single day with overwhelming force, with overwhelming precision. The military, the United States military, the men and women in uniform are conducting an extraordinary operation. मार्को रूबियो ने जो कहा, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं, ईरान एक आतंकवादी देश है जो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से अपनी नेवी के जंगी जहाज़ों से पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा था। वो परमाणु बंद बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया। और अब जिस तरह ईरान अपने पास पड़ोस के देशों पर हमले कर रहा है, एम्बेसी से लेकर रिफाइनरी तक निशाना बना रहा है, उससे पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ईरान कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। ईरान पर बमबारी के साथ साथ इजराइल ने लेबनान में भी मिलिट्री ऑपरेशन तेज किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स ने आज फिर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर बम बरसाए। बेरूत में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी मैदान में उतार दिया है। इजराइल के इस मिलिट्री एक्शन में ईरान सपोर्टर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अलावा करीब 450 आम लोग भी मारे गए हैं। हजारों लोग बेरूत शहर छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि ईरान भी खामोशी से नहीं बैठा है। इजराइल अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं। आज ईरान ने मीडियम रेंज की मिसाइल से इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा, राजधानी तेल अवीव, धार्मिक शहर यरूशलेम पर जबरदस्त अटैक किए। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान की कई मिसाइल्स हाइफा, तेल अवीव और यरूशलेम में अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। तेल अवीव में वीआईपी लोगों के लिए जो अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था वो ईरान के मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। हालांकि उस वक्त बंकर में कोई भी मौजूद नहीं था। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ईरान लगातार इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। आज फिर ईरान ने डिमोना में इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर मिसाइल अटैक किए। ईरान के हमलों की वजह से आज दिन भर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एयर रेड के सायरन बजते रहे। इजराइल के अलावा आज सऊदी अरब, कुवैत, इराक, बहरीन और यूएई पर भी ईरान के हमले जारी रहे। ईरान के ड्रोन अटैक में सऊदी अरब में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। कुवैत शहर में ईरान ने उस बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया जहां अमेरिकी सेना ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। इस बिल्डिंग को ईरान के हमले से काफी नुकसान हुआ। ईरान ने यूएई में भी अमेरिका की जो फौज है उसके अलग अलग ठिकानों को कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया। यूएई की सरकार ने ईरान के एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का वीडियो जारी किया है। यूएई ने बताया कि आज उसके एयर डिफेंस ने ईरान की 12 मिसाइल्स और 17 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराया। जबकि 3 मिसाइल समुद्र में गिरी, वहीं ईरान का एक ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। ईरान ने आज इराक में 2 ठिकानों पर हमले किए। इरबिल शहर में अमेरिकी सेना के अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया और बगदाद में अमेरिकी दूतावास के ऊपर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। ईरान का कामिकाजे शहीद ड्रोन अमेरिकी एम्बेसी पर पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमले से पहले दूतावास को खाली करा लिया गया था। ईरान के हमलों का सबसे बड़ा नुकसान बहरीन को हुआ है। बहरीन में आज ईरान ने एक ऑयल रिफाइनरी और एक ऑयल डिपो पर
ड्रोन से हमले किए। ईरान के हमले की वजह से बहरीन की बैपको कंपनी की रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। इससे पहले ईरान ने बहरीन में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले एक प्लांट पर हमला किया था, जिसकी वजह से बहरीन में तेल के साथ साथ पीने के पानी की भी किल्लत बढ़ने लगी है। बहरीन की हुकूमत ने ईरान के हमलों के बाद अपने यहां से कच्चा तेल लेकर जाने वाले सारे जहाजों को रोक लिया है, जिससे वहां तेल की कमी न हो। ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमलों पर दुख जताया, लेकिन साथ साथ चेतावनी भी दी कि अमेरिका की मदद करने वाले गल्फ कंट्रीज पर अटैक जारी रहेंगे। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक कमांडर ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल के हमले नहीं रुकते तो तेल के दाम $200 बैरल तक जाएंगे। رادخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर अली मोहम्मद नैनी कह रहे थे कि ईरान का भारी भरकम मिसाइल्स और ड्रोन्स का जखीरा लंबी लड़ाई के हिसाब से तैयार है। ईरान अगले 6 महीने तक जंग लड़ने की ताकत रखता है। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा, जंग के पिछले 10 दिन के दौरान ईरान ने अब तक अपनी पुरानी मिसाइल ही इस्तेमाल की है, जो आज से 10-12 साल पहले बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी अपनी नई मिसाइल्स का बटन तो दबाया ही नहीं, और पिछले 1 साल से मिसाइल्स का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, इसलिए कोई ईरान के सरेंडर का ख्वाब न देखे। क्योंकि ईरान ने जंग के शुरुआती दिनों में साइप्रस में ब्रिटेन के सैनिक अड्डे को निशाना बनाया था, इसलिए अब नेटो के मेंबर देश ग्रीस ने अपने जंगी जहाज साइप्रस की सुरक्षा के लिए भेज दिए हैं। टर्की ने भी अपने फाइटर जेट साइप्रस भेजे हैं। इस बीच ईरान के हमलों से अरब देशों को बचाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने कहा कि वो ईरान के हमलों से निपटने के लिए अपने अरब दोस्तों की हर संभव मदद कर रहे हैं। The first is the work we're doing with allies in the region, so the countries in particular that are under attack, many of the Gulf countries who obviously have played no part themselves in any attack on Iran are nonetheless being attacked. So as you would imagine, we're working very closely with them, helping with defensive capability. We've got fighter jets in there, and we've increased the capability there over the course of the last 9 days. Anti-drone devices, radar, and lots of other work that we're coordinating. And I've been speaking to all the leaders in the region, some of them a number of times over, to assess how they feel the situation is on the ground, what more we can do. These are allies, these are friends of our country we've been working with for many years. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ईरान मिडिल ईस्ट में उन देशों को निशाना बना रहा है जिनका इस युद्ध में कोई रोल नहीं है, इसलिए ब्रिटेन अब अपने अरब साथियों की मदद कर रहा है। ब्रिटेन ने इन मुल्कों की मदद के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन डिवाइस और रडार तैनात कर दिए हैं, ताकि ब्रिटेन के पुराने अरब साथी देशों की मदद की जा सके। सबके सामने सवाल यह कि यह जंग कब रुकेगी। ट्रंप ने कहा था 4-5 हफ्ते लड़ाई और चलेगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता है कि जंग लंबी चल सकती है। ईरान ने कहा कि वो 6 महीने लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल ने तेहरान के ज्यादातर इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया है। अब तेल के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह से यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले किए हैं, उसे देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर अमेरिका यह सोचता है कि ईरान हार मान लेगा, सरेंडर कर देगा, तो यह गलतफहमी है। अब तक की ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की ताकत को देखते हुए लगता है कि वो इस वॉर को अभी और सस्टेन कर सकता है। आने वाले हफ्ते में इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि वॉर किस दिशा में जाएगी। इस बीच सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को उसका वादा याद दिलाया है। 4 महीने पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था। आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस समझौते की याद दिलाई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करे। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कॉल करके डिफेंस पैक्ट की याद दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद करने के बजाय सऊदी अरब को अपनी डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ मदद के बदले में सऊदी अरब के सामने 8 डिमांड रखी है। इनमें सबसे अहम $5 बिलियन का उधार है जो सऊदी अरब ने पहले ही पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि यह उधार चुकाने की लिमिट 10 साल बढ़ा दी जाए। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब उसे $5 बिलियन का तेल भी उधार दे। पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए भी सऊदी अरब से उधार पैसे मांगे हैं। शहबाज हुकूमत ने सऊदी अरब से गुजारिश की है कि उसका सामान खरीदने की सिक्योरिटी गारंटी खत्म कर दी जाए, जिससे पाकिस्तान को उधार में सामान मंगाने में आसानी हो जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इन सारी डिमांड्स को खारिज कर दिया है। नए पैसे छोड़िए कि हमें कोई सऊदी अरब नए पैसे खैरात देगा। जो पिछली उन्होंने $5 अरब की खैरात हमारे अकाउंट में रखवाई हुई है, वो उस पर भी हमने 8 दफ़ा मिन्नतें की हैं, सऊदी अरब ने नहीं हमें दिया। ठीक, फिर आप सुनिए, इसके अलावा सऊदी अरब से पाकिस्तान को $1.2 अरब की डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल मिलता है। लेकिन अगर हम इस वक्त सऊदी अरब से अगर $1.25 अरब का ऑयल ख़रीदें तो 1 साल तक हमें उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। अदरस होता है कि आप पैसे दें ऑयल ख़रीद लें। सऊदी अरब हमें 1 साल के उधार पर $1.2 अरब की हमारी लिमिट है, हम उससे सऊदी अरब से तेल खरीद सकते हैं। हम अब सऊदी अरब से मिन्नत कर रहे हैं कि आप ये $1.2 अरब की जगह पाकिस्तान को गुंजाइश कर दें कि हम $5 अरब का आपसे उधार तेल ले सकें। सऊदी अरब ने इस पर भी पाकिस्तान को टका नहीं दिया। ठीक, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा उधार तेल ले लेंगे तो मैनेज कर लेंगे, हमें सऊदी अरब को अदायगियाँ नहीं करनी होंगी, तो सारी बात है वो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व उससे बढ़ता रहेगा, लेकिन सऊदी अरब नहीं दे रहा। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पैक्ट साइन किया था तो आपको याद होगा हमारे मुल्क में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि मोदी और क्राउन प्रिंस की दोस्ती का क्या हुआ। पाकिस्तान भी हवा में उड़ने लगा था, लेकिन अब सारी असलियत सामने आ गई। पाकिस्तान न किसी का दोस्त है और न हो सकता है। जिस मुल्क के नेता दुनिया भर में झोली फैलाए घूमते हैं वो किसी दूसरे की मदद क्या करेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। ईरान और अमेरिका के साथ जंग के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जबरदस्त किल्लत है। पंजाब में मरीम नवाज की सरकार ने लॉकडाउन जैसा हुक्म जारी किया है। स्कूलों और कॉलेजेस को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंत्रियों और अफसरों के डीजल पेट्रोल का कोटा 50% घटा दिया गया है। प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया गया है। दफ्तरों के बाहर के सारे सरकारी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। मरीम नवाज ने पब्लिक से भी बाहर घूमने फिरने, पिकनिक मनाने और लेट नाइट शॉपिंग से बचने की अपील की है। बलूचिस्तान सूबे ने भी 23 मार्च तक स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जंग का हवाला देकर रातों रात पेट्रोल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए और यह भी कह दिया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल और महंगा हुआ तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ा दिए जाएंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्सपर्ट एक झटके में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतने जबरदस्त इजाफे से परेशान हैं। उनका कहना है कि 78 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब पेट्रोल डीजल के दाम एक मुश्त इतने ज्यादा बढ़ाए गए। देखिए, एक तो चीज ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि 55 रुपए 1 लीटर के ऊपर कीमत बढ़ा दी गई। ये पहले पाकिस्तान की तारीख में ये इजाफा पहले कभी नहीं देखा गया। दुनिया में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत उसकी कीमत नहीं गिराती और उसका जवाब ये दिया जाता है कि 45 दिन पुराना सौदा है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत जो है वो गिराई नहीं जा सकती। तो अब
ये कहा जा रहा है, या मैं ये कहूँगा कि ये भी 45 दिन पुराना सौदा हमारे पास पड़ा है। 45 दिन पहले जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। किराया बढ़ गया है, जरूरी सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। रमजान के महीने में महंगाई के कहर से परेशान पब्लिक शहबाज शरीफ को कोस रही है। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। बस हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे तो अजाब ही है, परेशानी है। तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, काम तो है नहीं, लेकिन लिहाजा इनको ये चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम कर देनी चाहिए। 100 रुपये किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। और भी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज़ बढ़ा किराया। अभी आप कहाँ बस लेकर जा रहे हैं? ये जा रही लाहौर से सियालकोट, इसका 100 रुपया इजाफा हुआ किराए में। पहले कितना किराया था, अब कितना किराया? पहले 950 था, अब 1050 है। एग्जाम्पल कोट करूं तो कोरोना के दिनों में तब आलमी लेवल पे जो बैरल की कीमत थी तेल की, वो 120 रुपए बैरल था, ठीक है। और उस टाइम जो पेट्रोल की जो मैक्सिमम कीमतें इंक्रीज हुई थी वो 150 तक थी और 150 पे जाकर भी स्टेबल हो गई थी, वो भी इंक्रीज। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के पास न कोई प्लान है न कोई पॉलिसी है। फौज को तो लूट कर खाने की आदत है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की जनता परेशान होगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। हालांकि मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। कल तेहरान में ईरान की तेल रिफाइनरी पर बमबारी के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक है। ब्रिटेन, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी और वियतनाम ही नहीं, अमेरिका में भी पेट्रोल खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगने लगी हैं। लोगों को डर है, युद्ध लंबा खिंचा तो तेल के दाम भी बढ़ेंगे और पेट्रोल डीजल की किल्लत भी बढ़ेगी, इसलिए लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जंग की वजह से फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। यहां से तेल और गैस की सप्लाई ठप होने का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों पर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में क्रूड ऑयल के दाम 20 से 30% बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 पर बैरल पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों से ही दुनिया में 60% कच्चे तेल के दाम तय होते हैं। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास स्टैंडर्ड क्रूड प्राइस $134 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए G7 देश अपने ऑयल रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने के पर विचार कर रहे हैं। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस एक्सपोर्टर कतर ने ईरान के जबरदस्त हमलों की वजह से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इससे नेचुरल गैस के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। पूरे यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें पिछले 10 दिनों में लगभग 2 गुनी हो गई है। मार्केट में अवेलेबल नेचुरल गैस खरीदने के लिए यूरोपीय देशों में होड़ लगी है, जिससे गैस ढोने वाले टैंकर्स के किराए 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की किल्लत हो सकती है और इसका सबसे बुरा असर यूरोप पर होगा। Now, for gas, in fact, gas is another story than oil. Because for gas, the bulk of the gas going from Middle East is destined for Asia. And the implication for Europe would be, if the crisis continues this way, the Asian buyers and the European buyers will need to compete for the LNG, which will get scarce and scarce. So this will be the challenge for European countries if the crisis continue in the next days or weeks to come. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ फतेह बेरोल कह रहे थे कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की किल्लत होने वाली है। इसका सबसे बुरा असर यूरोपीय देशों पर पड़ेगा। फतेह बेरोल के मुताबिक
एशियाई देशों को भी नेचुरल गैस की कमी का सामना करना पड़ेगा और इसकी वजह से एलएनजी के दाम बढ़ जाएंगे। अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो आने वाले हफ्तों में एशिया और यूरोप के देशों को गैस के बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। कच्चे तेल के बढ़ते दाम के असर से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अमेरिका में भी पैनिक बाइंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $3.5 पहुंच गई है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। डीजल की कीमत में भी करीब $4.5 पर गैलन पहुंच गई है। अमेरिका में बहुत से लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ साथ कैंस में भी तेल भर भर कर खरीद रहे हैं ताकि आगे और दाम बढ़े तो उसका झटका कम लगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया को ईरान के एटॉमिक खतरे से बचाने के लिए तेल का महंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी टेम्परेरी है, ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ईरान में अमेरिकी सेना का मिशन कंप्लीट होगा वैसे ही तेल सस्ता हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी जनता को ट्रंप के इस दावे पर यकीन नहीं है। अमेरिकी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का मसला सुलझाना उनके देश के बस की बात नहीं है। ट्रंप ने अपने देश को बेवजह युद्ध में झोंककर अच्छा नहीं किया। It's crazy. It's not needed, especially at a time when people are already struggling, but not unexpected from all this turmoil that's going on. I don't think there's been an end in sight to any Middle East conflict that's been started by us. So the fact that they say that there's going to be an end that quickly is not believable. And the Middle East is, a place that the U.S. is not going to solve. ये अमेरिकी सिटीजन मार्क डोरान कह रहे थे कि उनके देश में बेवजह ही जंग छेड़कर पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। ये तो पागलपन है। मार्क डोरान ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फिर फंस जाएगा क्योंकि उनका देश मिडिल ईस्ट के किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकता। इजराइल ने जब तेहरान के साथ 5 एनर्जी साइट्स पर हमला बोला तो ईरान ने धमकी दी थी कि वो अब पड़ोसी मुल्कों की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करेगा। ईरान में एक नेता ने कहा अगर अमेरिका चाहता है कि ऑयल $200 प्रति बैरल हो जाए तो इसके लिए वही जिम्मेदार होगा। असल में ऑयल की बढ़ती कीमतों से एशियन और यूरोपियन देशों की इकोनॉमी पहले ही प्रेशर में है। अगर गल्फ कंट्रीज में ईरान ने इसी तरह के हमले किए तो बात हाथ से निकल जाएगी। ईरान और अमेरिका की इस जंग का असर हमारे देश पर भी हो रहा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई में रुकावट आई है, लेकिन हमारी सरकार ने भरोसा दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का असर फिलहाल हमारे यहां नहीं होने दिया जाएगा। ऑयल और गैस का देश में पर्याप्त स्टॉक है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $130 प्रति बैरल पहुंच गई तो भी हमारे यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन विरोधी दलों को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। आज ईरान और अमेरिका की जंग के इशू पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। क्योंकि आज बजट सेशन का दूसरा पार्ट शुरू हुआ, इसलिए इंडिया अलायंस के नेता पार्लियामेंट में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू से पहले ही विपक्ष ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। नारेबाजी हुई और उसके बाद दोनों सदनों में मिडिल ईस्ट के हालात पर तुरंत चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए गए। हालांकि सरकार की तरफ से पहले यह बता दिया गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान अमेरिका की जंग के बाद पैदा हुए क्राइसिस पर दोनों सदनों में बयान देंगे। लेकिन विपक्ष ने कहा कि सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। जब इसकी परमिशन नहीं मिली तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री ने अपना बयान पढ़ा। जयशंकर ने कहा कि सरकार जंग शुरू होने से पहले ही यानी 20 फरवरी से ही वेस्ट एशिया की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 देशों के हेड ऑफ स्टेट से बात की है। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार के लिए देश के हित और ईरान और अरब देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, this includes attacks on merchant shipping where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा था। जयशंकर ने कहा कि करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए भी खाड़ी देश बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन पैदा हुआ है, लेकिन सरकार ने क्रूड ऑयल और गैस की आपूर्ति करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश लिए हैं। इसलिए फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सही है कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में इंडियन ओरिजिन के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। स्टोर्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ये लोग चुपचाप बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। इसके अलावा कतर, बहरीन और ओमान में भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग एक बड़ी वर्कफोर्स है। और ये अच्छी बात है कि जयशंकर ने कहा कि इन लोगों की सेफ्टी और वेलबींग हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर हमारे लोग पैनिक में हैं, मुसीबत में हैं, तो उन्हें सांत्वना और सहारा देना हमारी सरकार का काम है। लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ। असल में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिस पर आज चर्चा होनी थी। स्पीकर्स के नामों की लिस्ट भी आ गई थी, लेकिन विपक्ष ने आज मिडिल ईस्ट पर चर्चा की मांग शुरू कर दी। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल कहते रह गए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से स्पीकर ओम बिरला सदन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहले से तय बिजनेस के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। इसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग पर भी पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सदन में नारेबाजी हुई, हंगामा होता रहा। आखिरकार सदन की कार्रवाई कल तक के लिए अडजन कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर फंस गई है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां उसके साथ नहीं है, इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से भाग गई है। पीयूष गोयल ने कहा, हकीकत यह है कि जब ये राहुल गांधी जब से लीडर बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं, वो संसद में हंगामा करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं। प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना, और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से। इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ है, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने। इसलिए वो एक डिबेट, एक मोशन एडमिट होने के बाद दूसरा मोशन लाकर एक प्रकार से भाग रहे हैं आज की चर्चा से। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ना नैतिकता समझते हैं, ना उनको कोई पार्लियामेंट के प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल बुक किसी में दिलचस्पी है, समझ है। और उनके काम करने के ढंग से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस, कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन वेस्ट ऑफ टाइम है। विरोधी दलों को भी इस बात का एहसास हो गया कि वो जल्दबाजी में मोशन ले तो आए, लेकिन वो उसे पास नहीं करवा पाएंगे।
ना ही उनके पास ऐसा कोई मसाला है जिसे लेकर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा सके। इसीलिए अब वो इस पूरी डिबेट से दूर जाना चाहते हैं। अब बात बंगाल की। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ इलेक्शन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे। इसलिए ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया। ममता बनर्जी 6 मार्च से एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। आज उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को भी बीजेपी की तरह माइनॉरिटीज से नफरत हो गई है। बीजेपी के लोग उन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं और चुनाव आयोग भी बंगला भाषियों को बांग्लादेशी समझने लगा है। ममता ने कहा हकीकत यह है कि बंगाल के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनकी पार्टी सबका ख्याल रखती है। ये बात हर बंगाली को पता है। इसीलिए यहां बीजेपी और चुनाव आयोग की कोई बात काम नहीं आएगी। मुस्लिम देखले तो और बोलते হবে না, আমি এম দেখলেই আমার মাইনরিটি দেখলেই জ্বলে, যেমন আমারও এম দিয়ে শুরু, তাই আমাকে দেখলেও জ্বলে, তাতে আমার কোনো যায় আসে না। উই আর ফর অল। বিজেপি আবার বলি অপপ্রচার করছে হিন্দিভাষী মানুষের কাছে যে ममता जी ने मुस्लिम लोगों को कोलकाता में बंगाल में ले आया। ममता बनर्जी कह रही थी कि एसआईआर में वोटर लिस्ट से हिंदुओं के नाम भी कटे हैं और मुसलमानों के भी, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग माइनॉरिटी के नाम से ही जलते हैं, एम देखने से जलते हैं। ममता ने कहा उनका नाम भी एम से ही शुरू होता है, इसीलिए उन्हें देखकर भी चुनाव आयोग जलता है, लेकिन इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वी आर फॉर ऑल। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का विरोध करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा। ज्ञानेश कुमार जैसे ही कोलकाता पहुंचे तो उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञानेश कुमार जब कालीघाट मंदिर गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी की गई। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में चुनाव आयोग की फुल बेंच ने बंगाल की सभी पार्टियों से अलग अलग मुलाकात की। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं ने एक जैसी मांगे रखी। सबने कहा बंगाल में चुनाव लंबे नहीं खींचने चाहिए, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में वोटिंग हो। सभी पार्टियों की दूसरी मांग ये थी कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। यहाँ का जो 4 टर्म का सांसद जो सीनियर एडवोकेट है, जो बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अंगुली काट दूंगा, कि महोदय ये ज्ञानेश कुमार की अंगुली नहीं है, ये पूरे इलेक्शन कमीशन की अंगुली है, हमारी संविधान की अंगुली है, इसको आप व्यक्तिगत ना करें। और इसमें हमने आपको चिट्ठी दिया है और आप स्वयं एफआईआर फाइल करें, कमीशन फाइल करें। हमारी मांग है कि एक चरण में चुनाव कराइए, बड़े आराम से होगा चुनाव। यदि न करा पाए कोई कारणवश तो 2 चरण में करा लीजिए। जब मुख्यमंत्री महोदया स्वयं जाके बोलती है कि ये तो इलेक्शन कमीशन तो बसंत का कोयल है, अभी आता चला जाता है, रहेंगे तो हम, तुम लोग हमारे इशारा पे चलो क्योंकि तुम्हारे भाग्य विधाता तो हम हैं। मतलब धमकाया जा रहा है एकदम साफ। तो हम लोग की मांग यह है कि चुनाव के दिन जो मतदाता जो अफसर हैं और मतगणना के दिन जो अफसर हैं वो 50-50 राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हों। बीजेपी इस बार बंगाल में एक बार फिर पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी भी समझ रही कि इस बार बंगाल में उनका रास्ता आसान नहीं होगा और उनका डेस्परेशन दिखाई देने लगा है। चुनाव आयोग के साथ तो उनका झगड़ा पुराना हो गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, प्रेसिडेंट को बीजेपी का चुनावी मोहरा बता दिया और यहां तक कह दिया कि जब तक बंगाल में उनकी सरकार है तभी तक हिंदू सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक वर्ग के सारे लोग जुट हो गए तो तुम्हें कौन बचाएगा। ममता बनर्जी जैसी अनुभवी और जमीन से जुड़ी नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हिंदू संगठनों के लोग आज सड़कों पर उतरे। अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बलरामपुर में केस दर्ज हो चुका है।
यूपी के 83 थानों में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ तहरीरें दी जा रही हैं। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह मौलाना के पुतले फूके गए हैं। हिंदू समाज अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने क्या कहा ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये दिखा देता हूं कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इतनी नाराजगी है। बिहार में अररिया के मौलाना अब्दुल्ला सलीम गोहत्या के खिलाफ यूपी में बने कानून पर तकरीर कर रहे थे। इस कानून की मुखालफत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र कमेंट किए। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का तो भाई बुरा नहीं मानिएगा। आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। अब्दुल्ला सलीम का यह बयान इतना आपत्तिजनक है कि मैं आपको उसको पूरा सुना भी नहीं सकता। इसको बीप करना पड़ा। इसकी निंदा होनी चाहिए। इसलिए यूपी में लोग सड़कों पर हैं। लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूका। अलीगढ़ में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी ने भी मौलाना का पुतला फूका। बलरामपुर में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 और धार्मिक द्वेष पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। लोगों ने कहा कि रमजान के महीने में ऐसा बयान देकर मौलाना ने पाप किया है, उस पर एक्शन होना चाहिए। एक वृद्ध माँ जिसका बेटा कभी अपनी माँ से गिनती के बार मिलने गया हो, जिसका कोई दोष ना हो, उसको राजनीति में घसीटना, उसको ऐसी दूषित मानसिकता इस्लामिक कट्टरपंथ के माध्यम से उनकी माँ के मांस खाने की बारे में बात करना, आपको लगता है कि समाज में ये बातें स्वीकार्य योग्य हैं? इसमें एक लाइन वो और कहते हैं कि मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहता हूं कि इस्लाम से बड़ा कोई अकीदा नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अगर इस्लाम ऐसे अकीदे देता है, किसी की मां का मांस खाने की बात करता है, तो इस्लाम के अकीदे पर भी सवाल उठता है। अगर आपको राजनीति चमकानी है तो आप उनकी नीतियों पे बोलिए, उनके विचारों पे बोलिए। आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उनके माताओं के पास ऐसे नहीं बोल सकते। ये रमजान का महीना चल रहा है, आपके मुंह से ये सारी चीजें शोभा देती हैं। आप ये जो ढोंग रचे हैं रमजान का, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम योगी जी के माँ का जो गोश्त है वो काट के खाएंगे, तो क्या ये सही है आपके लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इन्होंने जो बोला है ना, इंसान 10 बार सोचता है बोलने के बारे में, और जो बोलेगा, आपसे जो बोलेगा, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े रहेंगे। अब पुलिस से बचने के लिए अब्दुल्ला सलीम ने आज एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है वो 2 साल पुराना है। उनकी बात को काट छाट कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा। अम्मा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने गाय के लिए किया था। अगर इससे किसी को दुख पहुंचाए तो वो माफी मांगते हैं। मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है। वो वीडियो रमजान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात यह कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूंकि योगी जी की तरफ से यह कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा। चूंकि वहां पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। मैं वेदों का अध्ययन भी करता हूँ, मैंने गीता वगैरह ये सारी इसके ऊपर हमारी स्पीचेस भी होती हैं। मैंने कभी भी आपकी किसी अकीदे को गलत तरीके पर नहीं पेश किया है। मैं सम्मान करता हूँ आपके अकीदे का, आपके कॉन्सेप्ट का। अगर अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी का तलबगार हूँ। मौलाना अब कह रहे हैं कि उन्होंने गौ माता के रेफरेंस में ये बात कही थी,
लेकिन उनके वीडियो से साफ है कि उन्होंने जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की अम्मा बोला। एक बार नहीं, बार बार बोला, सोच समझकर बोला। यह अपराध है, लोगों को भड़काने की कोशिश है, इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब बात नेपाल की। नेपाल में पहली बार बदलाव की सरकार बनने वाली है। बालन शाह नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने से फोन पर बात की। इस प्रचंड जीत पर बधाई दी। नेपाल की नई सरकार को भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नेपाल में बालन शाह की सुनामी के आगे बड़े बड़े दिग्गज उड़ गए। दो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और माधव नेपाल अपनी सीट तक नहीं बचा सके। बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी मिली है। आरएसपी ने 165 में से 125 सीटें जीती हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस को 18 सीटें मिली। केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई। बालन शाह की पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और खास बात यह कि बालन शाह के नाम पर जिस आरएसपी को नेपाल की जनता ने भरपूर वोट दिए, वो पार्टी 2022 में बनी, सिर्फ 4 साल पहले। पत्रकार से नेता बने रवि लामिछाने ने यह पार्टी बनाई थी। 4 साल पहले बनी पार्टी ने ही नेपाल में दिग्गजों को सियासी जमीन से बाहर कर दिया। बालन शाह की जीत चीन के लिए बड़ा झटका है। नेपाल की सभी पार्टियों के नेता चीन की हिमायत करते थे, अपने देश की चिंता छोड़कर अपनी जेबें भरने में लगे थे। जनता इस बात से खासी नाराज थी। बालन शाह ने इस बात को समझा, नेपाल फर्स्ट का नारा दिया और नेपाल के लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। बालन शाह पहले मधेशी हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मैथिली बोलते हैं और भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक रिश्तों के महत्व को जानते हैं। इसीलिए भारत ने भी उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की पिटीशन पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार कल से बिहार में समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।